Hello and welcome everyone. Welcome to CA Raman Luthra classes. My name is Utkarsh and I am your General Awareness faculty. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 3rd ऑफ जुलाई के जितने भी करंट अपडेट्स आए, चाहे वो बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड हो, चाहे वो कोई इंटरनेशनल न्यूज़ हो, चाहे कोई रीसेंट अपॉइंटमेंट हुआ हो, उन सब के बारे में अपन आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, ये क्लास उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जनरल अवेयरनेस एज अ सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली ये डॉक्यूमेंट कवर्ड है। न्यूज़ अलग अलग न्यूज़ सोर्सेज से ली गई है और कोशिश की गई है कि सारी न्यूज़ जो है कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो और साथ के साथ में आपकी कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल और जो स्टैटिक पार्ट है आपका, वो भी आपका स्ट्रांग हो। तो कोशिश रहेगी कि अपन सारी न्यूज़ कवर करेंगे। और एक चीज़ और आज जो अपन नहीं करने वाले वो ये है कि न्यूज़ के साथ साथ आज अपन क्विज भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अपन हमेशा जब भी स्टार्ट करते हैं तो बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ से ही स्टार्ट करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग द पार्टनरशिप ऑफ एनपीसीआई एंड जेपी मॉर्गन एंड एचएसबीसी। नाउ देखिए, जो जेपी मॉर्गन और एचएसबीसी है ना, ये वर्ल्ड के वन ऑफ द टू मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स एंड फाइनेंसर्स हैं। तो एनपीसीआई ने इनके साथ अभी पार्टनरशिप करी है, किसके रिगार्डिंग? फॉर रियल टाइम फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन एंड सेटलमेंट फॉर इंटरनेशनल यूपीआई ट्रांजैक्शन। अब आपको अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रही है फॉरेन में तो इन बैंक का एचएसबीसी इंडिया और जेपी मॉर्गन के जो पेमेंट सिस्टम है इसको जो इंडियंस है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा देखिए, एक चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पे है वो ये है कि यूपीआई जो है अभी करंटली कितने कंट्रीज में इनेबल्ड है। तो उसका आंसर क्या है? 9 कंट्रीज, जैसे सिंगापुर, यूएई, नेपाल, भूटान, मॉरिशस, फ्रांस, श्रीलंका, ये इन सब कंट्रीज में ऑलरेडी जो है यूपीआई सिस्टम इनेबल हो चुका है। तो कोई भी इंडियन ट्रेवलर है अगर उसको कोई पेमेंट करना है तो वो सीधा डायरेक्ट क्यूआर कोड से इंटरनेशनल पेमेंट कर सकता है इन द एग्जैक्ट इंडियन रुपी अमाउंट में। ठीक है, ये बातें अपन को ध्यान में रखनी है। एचएसबीसी इंडिया और एचएसबीसी और जो जेपी मॉर्गन है, आपको पता होगा कि साइज में कितने बड़े हैं। इंटरनेशनली इनका जो मार्केट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए ये जो न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए सेकंड न्यूज़ पे चलते हैं। मीकॉन ग्रांटेड मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस। अब ये मीकॉन क्या है, कौन सी कंपनी? बेसिकली इट इज़ अ स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो रिसेंटली अभी इसको मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का स्टेटस मिल गया है। अब देखिए यहाँ पे अपन ने कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ और पढ़ी थी, एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को रिसेंटली उसे भी एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में डाला गया था। तो उसका नाम मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में लिख के, अगर आपको याद है तो। अब देखिए, जो क्राइटेरिया होता है ना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है ना, इस पे मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब देखिए, मेजोरिटी जो है ना, 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं अपने एग्जाम्स में। पहला डायरेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपसे सीधा फैक्चुअल फिगर्स, जो इम्पोर्टेंट नेम, डेट, इंस्टीट्यूशन, ये सब पूछी जाती है। दूसरा है अपना मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड, जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में 3-4 स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे। और तीसरा अपना कह सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक के टाइप में आपसे एमसीक्यूज पूछा जाएगा। तो इसलिए अपन को जब भी कोई न्यूज़ कवर करेंगे ना तो अपन साथ के साथ में उसके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है वो भी कवर करेंगे, ताकि आपको अगर मल्टीपल स्टेटमेंट में वो इन्फॉर्मेशन पूछ जाए तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मिनी रत्न कैटेगरी 1 का क्राइटेरिया क्या है? पहला तो ये कि प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए आपकी 3 साल तक लगातार। प्री टैक्स प्रॉफिट कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 30 करोड़।
इन एनी वन ऑफ द लास्ट 3 years, और जो आपकी नेटवर्थ है ना, मस्ट मेंटेन अ पॉजिटिव नेटवर्थ। तो ये जो सब क्राइटेरिया है ना, ये अपन को ध्यान में रखना है। और जो मीकॉन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रांची, झारखंड में। और ये 1959 में एस्टेब्लिश हुई थी। एंड इट इज अ शेड्यूल्ड ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। अभी इनका प्रॉफिट देखिए, ये अपना जो पिछले 3 साल से प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, इनका कितना रह रहा है? ₹77 करोड़, 32 करोड़ इन द फाइनेंशियल 25, एंड ₹104 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 26। और मिनी रत्न कैटेगरी 1 बनते ही क्या हो जाता है, इनके पास एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू दी देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना वो अराउंड 500 करोड़ या उसके बराबर तक का जो प्रोजेक्ट पे अगर उनको कहीं एक्सपेंस करना है तो विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल वो कर सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के सेकंड सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक की, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसने भी पार्टनरशिप करी है मिज़ुहू बैंक के साथ। अभी मिज़ुहू बैंक जापान का जो है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करेंगे ना, तो 2005 में ऑलमोस्ट ये 90 80 टू 90% जो कंपनीज थी जापान में, सब इनके साथ ही इन्होंने टाई अप किया था। लोन्स वगैरह ये मिज़ुहू बैंक ही था जो ये लोन्स प्रोवाइड करता था जापान के ऑलमोस्ट 80 टू 90% बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है एसबीआई के बाद सेकंड नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स एंड द नंबर ऑफ द इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एज वेल। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने पार्टनरशिप करी किसके साथ? जापान के मिज़ुहू बैंक के, फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशन फाइनेंसिंग। देखिए और क्या क्या चीजें होंगी, जो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स है, एक्विजिशन फाइनेंसिंग है, इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेंशन है, और बायलेटरल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ऐसे कुछ से पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए ये पार्टनरशिप हुई है। कौन कौन से टारगेट सेक्टर है? इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटोमेटिव सप्लाई चेन्स, स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब्स। ठीक है। और ये आपको बताने की बात, मतलब ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो 1908 में स्टेब्लिश हुआ था बाय महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थ्री ऑफ बड़ौदा। और इसको नेशनलाइज कर दिया गया था 1969 में। और ये सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है बाय असेट साइज आफ्टर एसबीआई। और 2019 में इन्होंने मर्जर कर लिया था किसके साथ? विजय बैंक और देना बैंक के साथ। हेडक्वार्टर कहाँ पे? वडोदरा, गुजरात में। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। बात करते हैं कुछ इन्वायरमेंट रिलेटेड न्यूज़ की। सदर्न बर्ड विंग रिकॉर्डेड इन तेलंगाना फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी सदर्न बर्ड विंग क्या है? बेसिकली ये एक बटरफ्लाई है जो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज। तो इसको रिसेंटली अभी तेलंगाना में स्पॉट किया गया। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो ये सेकंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई है इंडिया में, वो रिसेंटली कहाँ स्पॉट की गई? ठीक है। और एक चीज़ और तो आपको ध्यान में रखनी है कि इसका जो साइंटिफिक नेम है ना, वो क्या है? वो है ट्रोइडिस माइनोस। हालांकि ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जनरली साइंटिफिक नेम आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप दिमाग में अगर इसको फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे नाम को, क्या पता कहीं से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर पूछा साइंटिफिक नेम, तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रोइडिस माइनोस। ठीक है। सदर्न बर्ड विंग इसे कहते हैं। तेलंगाना में पहली बार स्पॉट की गई है। और इसका जो जोन, मतलब कौन से टाइगर रिजर्व में स्पॉट हुई थी, उसका नाम है अमराबाद टाइगर रिजर्व में। ठीक है। और बटरफ्लाई, ये सेकंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई स्पीशीज है इंडिया की, विद अ विंग स्पैन रेंजिंग बिटवीन 140 mm टू 190 mm। और इस जो सबसे बड़ी बटरफ्लाई स्पीशीज है उसका नाम क्या है? गोल्डन बर्ड विंग।
ये जो है ना, इसका IUCN रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न स्टेटस है। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 2 के अंडर में इसको एक लीगल प्रोटेक्शन जो है वो मिली हुई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं, ये भी एक इन्वायरमेंट रिलेटेड न्यूज़ है। तो रिसेंटली एक असम का बोरजुली वेटलैंड है, उसको एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट नोटिफाई कर दिया गया है। अब ये वेटलैंड क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा पार्ट आपके लैंड में जिसमें जो 90% ऑफ द टाइम है ना, जो प्लांट्स और जो आपके फ्लोरा है, वो 90% ऑफ द टाइम ईयर जो है वो वाटर से कवर रहता है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि आप देखेंगे ना, जो वेटलैंड होते हैं ना, दे आर एक्सीलेंट सोर्सेज ऑफ कैप्चरिंग द कार्बन। ये आपके पॉल्यूशन कम करने में भी हेल्प करते हैं, साथ के साथ में जो आसपास की हवा है ना उसको क्लीन करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो रिसेंटली बोरजुली वेटलैंड साइट है, कहाँ पे? असम में सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसे एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। बाय हुम? बाय नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था इनसाइट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड राइस ऑर्जिया रूफीपोगॉन इन सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। अब देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेसिकली ये जो वेटलैंड है ना, ये इट वाज द एक्सलेंट सोर्स ऑफ वाइल्ड राइस, जिसे अपन कहते हैं ओरिजा रूफीपोगॉन। अब ये जो वाइल्ड राइस है ना, ये जो कैटेगरी ऑफ वाइल्ड राइस है, इट वाज द प्रीकर्सर टू द करंट वेराइटी ऑफ राइस दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ। ठीक है, तो इसका एक प्रीडिसेसर था। और अभी जो अपन प्रेजेंट डे में राइस की जो वैरायटी खाते हैं ना, उसका नाम है ओरिजा सेटाइवा। ये जो है अभी सेकेंडरी एवोल्यूशनरी पार्ट है इसी ब्रीड का, यानी कि ओरिजा रूफीपोगॉन का। तो ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। और ये जो इनिशिएटिव था ना, ये किया गया था बाय नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है सेक्शन 37 ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के थ्रू आती है। ये स्टेट गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करती है। और जो पहली ऐसी साइट थी उसका नाम था नल्लूर तमरिंद ग्रोव इन बेंगलुरु कर्नाटका, which was declared India's first biodiversity heritage site in 2007। चलिए अब बात करते हैं कुछ रेगुलेटरी बॉडीज रिलेटेड न्यूज़ की। आरबीआई लॉन्चेस रीवैम्प्ड इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। अब ये ओम्बड्समैन कौन होता है? जो भी बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पता होगा। ओम्बड्समैन मीन्स अ पर्सन हु रिजॉल्व्स द ग्रीवेंसेस। तो वैसे ही अगर आप कभी बैंक जाते हैं, आपके साथ कुछ फ्रॉड हो जाता है या आपके साथ कुछ स्कैम हो जाता है, तो एक ओम्बड्समैन असाइन किया जाता है आपको। और ये जो ओम्बड्समैन है ना, ये ही आपके सारी ग्रीवेंसेस जो है वो डील करता है। आपके साथ कभी कोई आपने लोन लिया हो, लोन आपको मिला नहीं हो, या उसके एक्सेसिव जो है इंटरेस्ट रेट हो रही हो, या फिर आपने कोई शेयर परचेज किया हो, उसके थ्रू कोई ट्रांजेक्शन हुई हो तो उसमें कुछ फ्रॉड हो गया हो, तो ये सब जो है हैंडल करने के लिए एक ओम्बड्समैन स्कीम होती। तो रिसेंटली आरबीआई ने ना इस स्कीम को जो है थोड़ा अपडेट किया है। और ये कब से इन्फोर्स की गई है? ये जुलाई 1 2026 से इन्फोर्स हो चुके हैं। अब देखिए इस नए स्कीम में है क्या। बेसिकली इन्होंने डेफिशिएंसी इन सर्विस की जो डेफिनेशन है ना, उसको और एक्सपेंड कर दिया है। साथ के साथ जो फाइलिंग टाइम है ना, कि भाई अगर कोई कस्टमर है, उसको अगर ओम्बड्समैन के पास शिकायत करनी है या ग्रीवेंसेस लानी है, तो उसको 90 डेज के अंदर लाना है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ मैंडेटरी 30-day इंटरनल रिस्पॉन्स पीरियड। ठीक है। और देखिए फिर कॉम्पनसेशन की जो लिमिट है ना, वो भी इनहेंस करी गई है। जो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस अवार्ड था, पहले 20 लाख की लिमिट थी, उसको बढ़ा के 30 लाख कर दिया गया है।
जो मेंटल एंग्विश या हरेसमेंट कॉम्पनसेशन के लिए जो अर्लियर लिमिट थी वो थी 1 लाख, अब उसको कर दिया गया 3 लाख। तो ये चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है। और जो ये सीआरपीसी यानी कि सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर है, इसकी लोकेशन कहाँ पे? वो है चंडीगढ़ में। और ये इसने क्या किया है, एक ऑटोमेटेड कंप्लेंट फिल्टरिंग मैकेनिज्म भी स्टार्ट किया है फॉर क्विक ग्रीवेंस रिड्रेसल। तो ये बातें अपन को ध्यान में रखनी है, इससे भी मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको कंसेप्चुअल नॉलेज की भाई स्कीम में एग्जैक्टली है क्या वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। सो रिसेंटली आरबीआई के एक नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है? रविशंकर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें कि हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। तो उसका आंसर क्या होगा? रविशंकर। चलिए अब आते हैं दूसरी कैटेगरी की न्यूज़ पे, जिसका नाम है साइंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस। तो इसमें अपन जितने भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या साइंटिफिक इनोवेशन हो रही है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो पहली न्यूज़ जो है वो है रिगार्डिंग स्काई रूट्स विक्रम 1 मिशन। आपने पढ़ा होगा रिसेंटली इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है वो काफ़ी ओपनली तरीके से जो है प्राइवेटाइज कर दिया गया है। इसमें 100% तक जो है प्राइवेट प्लेयर्स को ओपनिंग मिल रही है। पहले क्या होता था, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना वो ही स्पेस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो है वो ग्रांट करती थी, लेकिन अब जो है इसमें ऑलमोस्ट 100% तक जो प्रोजेक्ट्स हैं अब वो प्राइवेट सेक्टर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वैसे ही स्काई रूट जो है एक इंडियन बेस्ड स्टार्टअप है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हैदराबाद, तेलंगाना में। हैदराबाद बेस्ड एक स्टार्टअप है। तो उन्होंने एक ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल अचीव किया है, मतलब डेवलप किया है, जिसका नाम है विक्रम 1। किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। अब देखिए ये है क्या बेसिकली। ये जो विक्रम 1 है ना, ये एक तरह का इक्विपमेंट है जिससे आप ऊपर जो है स्मॉल सैटेलाइट भेज सकते हैं स्पेस में। कैसे भेज सकते हैं भाई? ये जो रॉकेट है ना, ये रमन 2 लिक्विड फ्यूल इंजन जो है वो यूज करेगा। जो विक्रम 1 रॉकेट है उसको स्पेस भेजने में जिस लिक्विड फ्यूल इंजन की जरूरत होगी उसका नाम क्या है? रमन 2। और ये देखिए अप टू द 300 किलो की जो कैपेसिटी तक जो है ना पे लोड ये उठा सकता है। और ये देखिए 4-5 पार्ट में जो है इस तरीके से कवर्ड होता है। और ये जो विक्रम 1 है ना, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड सब ऑर्बिटल रॉकेट है। और इसे जो है ना स्काई रूट ने नवंबर 2022 में प्रारंभ मिशन के अंडर लॉन्च किया था। तो ये भी जो बातें अपन को ध्यान में रखनी है। स्काई रूट एरोस्पेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद, तेलंगाना में। चलिए, अच्छा हाँ एक चीज़ और, गवर्नमेंट ने क्या एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन बनाई थी टू ऑथराइज एंड रेगुलेट द प्राइवेट इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स और स्पेस कंपनीज। मतलब यही ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रांट करती थी अप्रूवल या रिजेक्शन, किसको भी करना है, किसको एंट्री देनी है स्पेस सेक्टर में। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है इन स्पेस यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, बात करते हैं कुछ अपॉइंटमेंट्स और जो पर्सनैलिटीज रही रिसेंटली न्यूज़ में उनके बारे में। तो एयर मार्शल जसवीर सिंह जो हैं उनको एज अ कमांडिंग इन चीफ बना दिया गया है फॉर द सदर्न एयर कमांड। अभी सदर्न एयर कमांड जो है इंडियन एयर फोर्स के अंडर में आती है। और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे हैं? तिरुवनंतपुरम, केरला में। नाम क्या है? एयर मार्शल जसवीर सिंह मान। बस ये 3 चीजें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है।
चलिए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में चलते हैं। अब रिसेंटली एक और अपॉइंटमेंट हुई है इन डिफेंस, वो है चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन, जिसे कहते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। तो रिसेंटली ये किससे अपॉइंट किया गया है? ये एयर मार्शल तेजिंदर सिंह जो है, इनको ये पोजीशन जो है अपॉइंट की गई है। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को, जो जिन्होंने अभी रिसेंटली एज अ वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है पोजीशन ले लिया है। अच्छा एक चीज और, ये जो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है ना, इसका हेडक्वार्टर स्टैब्लिश हुआ था अक्टूबर 2001 में, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कारगिल रिव्यू कमिटी टू प्रमोट सिनर्जी एंड इंटीग्रेशन अमंग द थ्री विंग्स ऑफ इंडियन आर्मी। और ये CISC क्या है? CISC इज बेसिकली अ ट्राई सर्विसेज रोटेशनल पोस्ट held by three-star military officer who heads the operational secretariat of HQIDS, working directly under the chief of defense staff। ठीक है, ये बातें अपन को ध्यान में रखनी है। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, उनको एज अ चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन, दैट इज चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज पे। शिरीष गोडबोले अपॉइंटेड इंडियन REITS एसोसिएशन चेयरपर्सन। अब ये REITS क्या है? बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। देखिए अब ये होता क्या है, बेसिकली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं जिससे जो इन्वेस्टर्स का पैसा है ना, एक जगह पूल किया जाता है और उनको फंड किया जाता है। उस वो जो अमाउंट ऑफ मनी है ना, उसको फंड किया जाता है टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट, ताकि वहां से जो इन्वेस्टमेंट हो, वहां पे जो रिटर्न्स आएंगे उसका फायदा मिल सके टू द इन्वेस्टर्स। और अब इसमें जो है ना, ये जो ट्रस्ट है, इसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं, नए चेयरपर्सन, उनका नाम क्या है? श्री शिरीष गोडबोले। और ये जो इंडियन रेट्स, ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एसोसिएशन है ना, इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेशन में ये किया है? वो है सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और जो करंट इंडियन लिस्टेड REIT एसेट पूल है ना, वो है उसका मतलब जो अमाउंट है वो 1.4 लाख करोड़ से भी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ देयर मार्केट वैल्यू। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। सुनील भारती मित्तल रिसीव्स 2026 US ISPF लीडरशिप अवार्ड। अब ये क्या है? यानी कि US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, US और इंडिया का एक पार्टनरशिप फोरम है। तो वहां पे जो है 2026 में जो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है ना, वो किसको दिया गया है? सुनील भारती मित्तल को, जो कि कौन है? फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ भारतीय एंटरप्राइजेस। एयरटेल जो है वो इन्हीं का ही है, तो इसलिए जो है इनको अवार्ड दिया गया है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। HDFC बैंक अपॉइंट्स राजीव कुमार एज पार्ट टाइम चेयरमैन। तो रिसेंटली HDFC जो बैंक है, उसने राजीव कुमार जी जो हैं, उनको एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन जो है अपॉइंट कर दिया है फॉर द टेन्योर ऑफ फिक्स्ड 3 इयर्स। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है HDFC बैंक है? वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। इससे ज्यादा अपन को और कोई बात ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। फॉर्मर मिजोरम एंड पुडुचेरी गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल MM लखेरा पास्ड अवे। तो बेसिकली पहले पुडुचेरी के और मिजोरम के गवर्नर रह चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल MM लखेरा, उनका रिसेंटली जो है अभी देहांत हो गया। कहाँ पे? देहरादून, उत्तराखंड में। ये पहले जो है
ये एक इंडियन आर्मी के वेटरन रह चुके हैं। ये पहले गोवा लिबरेशन ऑपरेशन में भी शामिल थे, और 1961, 1965 और 1971 का जो इंडो पाकिस्तान वॉर था ना, उसके अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो इसलिए जो ये न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। एमिनेंट तमिल पोएट एंड साहित्य अकेडमी विनर पुवी रसू पास्ट अवे। अब देखिए साहित्य अकेडमी क्या होता है। बेसिकली इंडिया में ये सबसे जो है अभी वन ऑफ द आई थिंक हाईएस्ट ऑनर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट। जब भी कोई एक आर्टिस्ट अपने किसी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ आर्ट में बहुत ज़्यादा नाम करता है, बहुत ज़्यादा फेम या रिकग्निशन पाता है, तो उसको उस उनको उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए अवार्ड करने के लिए ये जो है साहित्य नाटक अवार्ड जो है ये प्रेजेंट किए जाते हैं। तो रिसेंटली रिनाउ एक तमिल पोएट, ट्रांसलेटर और एक्टिविस्ट थे, पुवियरसु, जिनका असली नाम जो था वो था एस जगन्नाथन। उनका रिसेंटली अभी देहांत हो गया। कहाँ पे? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। और उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, बेसिकली वो क्या करते थे, अपनी पोइट्री से, अपने वॉइस से जो सोसाइटी के जो सोशल इश्यूज है ना, उनके ऊपर बात करते थे, और उनके ऊपर जो है एक तरह से देखा जाए तो सटायर करते थे। साहित्य अकेदमी अवार्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कब स्टैब्लिश किए गए थे? 1954 में। एंड इट इज अवॉर्डेड एनुअली बाय द साहित्य अकेडमी, दैट इज द इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स, for outstanding works written in any of the 24 languages recognized by it। अब देखिए ये जो लैंग्वेजेस है ना, ये कहाँ पे दी गई हैं? बेसिकली ये दी गई हैं अपने 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इंडिया, मलेशिया एंड सिंगापुर सबमरीन केबल प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं अपन कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ की। तो रिसेंटली इंडिया, मलेशिया और सिंगापुर ने एक प्रोजेक्ट के लिए जो है जो कोलैबोरेशन कर रही है, जिसका नाम क्या होगा? इंडिया मलेशिया सिंगापुर ट्रांजिट सबमरीन केबल सिस्टम। अब ये केबल सिस्टम क्या होते हैं? बेसिकली आप देखेंगे ना, इंटरनेट कैसे ट्रेवल करता है। इंटरनेट ट्रेवल करता है केबल्स के थ्रू। और ये केबल्स जो है ना, आपके सी जो होते हैं, कोस्टल एरिया जो है, उसके थ्रू होके अलग अलग कंट्रीज में जो है आपको डेटा मिलता है, इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। तो वैसे ही एआई क्लाउड बनाने के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, 5G डिप्लॉयमेंट्स के लिए इंडिया, मलेशिया और सिंगापुर ने एक सबमरीन केबल सिस्टम के लिए एक जो अनाउंसमेंट है वो करी है रिसेंटली। कौन पॉइंट क्या होंगे? फाइबर्स कहाँ से कहाँ ट्रेवल होंगे? वो होंगे मुंबई एंड चेन्नई इन इंडिया से टू कुआलालंपुर एंड टूआस जो है सिंगापुर में। और इससे क्या फायदा होगा? इससे बेसिकली एक डिजाइन कैपेसिटी बनाई जा रही है एक्सीडिंग 200 TB पर सेकेंड। इतनी स्पीड होगी इस केबल की। ठीक है। तो ये बातें अपन को ध्यान में रखनी है। कौन सी दो कंट्रीज है जिसके साथ इंडिया ये मिलकर बना रहा है? वो है मलेशिया एंड सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अब देखिए हाल ही में अभी अपने प्राइम मिनिस्टर जो है श्री नरेंद्र मोदी, वो जापान के विजिट पे गए थे। तो हमेशा जब भी अपने लीडर फॉरेन जाते हैं तो वहाँ से कोई ना कोई एग्रीमेंट या कोई ना कोई पैक्ट जो है वो साइन होता ही है, कोई ना कोई एमओयू। तो अब देखिए इंडिया और जापान ने एक एआई, डिफेंस और इकोनॉमिक के रिगार्डिंग सिक्योरिटी टाइज में उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। अब देखिए किस किस के बारे में। पहला तो एआई और सेमीकंडक्टर अलायंस, यानी कि एआई और जो सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, पैकेजिंग यूनिट्स बनाने के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है। दूसरा डिफेंस को प्रोडक्शन, यानी कि एक एग्रीमेंट फाइनलाइज किया गया है टू को मैन्युफैक्चर द यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटेना for naval vessels and agreed to expand the scope of the 2+2 foreign defense ministerial dialogue। यानी कि आप जो अपनी जो नेवी जो ट्रांसमीटर यूज करता है, जो ट्रैवल करने के लिए जो नेवल वेसल्स हैं, उनके जो जीपीएस सिस्टम होता है, उसके रिगार्डिंग जो है ये सारी डिफेंस को प्रोडक्शन करेगी इंडिया और जापान। एंड थर्ड, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, यानी कि जो मैरीटाइम लॉजिस्टिक रूट्स है ना, उसमें एक मैकेनिज्म बनाएगी फॉर सप्लाई चेन resilience initiative
विच ऑल्सो इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलिया। तो ये तीन बातें जो हैं अपन को ध्यान में रखनी है। और ये कहाँ पे हुआ था स्ट्रेटेजिक डायलॉग? ये हुआ था टोक्यो में। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि जापान की जो नई प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? अच्छा, एक चीज और, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट करता है इंडिया जापान के साथ, और उसका नाम क्या है? धर्मा गार्जियन, शिन्यू मैत्री, जिमेक्स मालाबार। चलिए, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज के जो रिसेंटली न्यूज में रहे। तो पहला जो डे था वो था जीएसटी डे, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे। तो ये 9th डे मनाया गया था जुलाई 1 को, मार्किंग द 9 years सिंस द रोल आउट ऑफ हिस्टोरिकल इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। ये पहली बार कब आया था? ये आया था जुलाई 1 2017 को, विद द स्लोगन वन नेशन वन टैक्स। और एज ऑफ मई 2026 1.65 करोड़ का जो नेट कलेक्शन है वो इस जीएसटी के थ्रू अपना हो चुका है। और जो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस है वो कंसिस्टेंटली जो है बढ़े हैं, राइजिंग फ्रॉम 13.76 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 22.27 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 26। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जीएसटी से खूब सारा पैसा आ रहा है। अच्छा, पहले क्या होता था? पहले तो जीएसटी में अलग अलग रेट थी, 5, 12, 18, फिर 28, फिर सिन गुड्स पे 30%। लेकिन अब जो है मेजोरिटी जो टू स्लैब सिस्टम कर दिया गया है, वो कर दिया गया है 5% और 18%। और जो जीएस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था जिससे जीएसटी नेक्ट किया गया था? वो था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। चलते हैं नेक्स्ट डे पे, जो कि है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2026। कब मनाया जाता है? जुलाई 2 को, फॉर सेलिब्रेटिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वर्ल्ड वाइड। ये कब स्टेब्लिश किया गया था? 1994 में, बाय इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन। ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। चलिए, अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, जिसका नाम है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो समरी। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने एक एनिमल डिस्कवरीज और प्लांट डिस्कवरीज के रिगार्डिंग पब्लिकेशन लॉन्च करी। कहाँ पे? कोलकाता में। तो उसमें उन्होंने बताया कि भाई इंडिया का जो करंट फ्लोरा एंड फौना का स्टेटस क्या है। यूनियन मिनिस्टर कौन है अपने इन्वायरमेंट के? उनका नाम है भूपेंद्र यादव। और उन्होंने क्या इनॉग्रेट किया? फोर्थ एनिमल टेक्सोनॉमी समिट हुई थी, which coincided with the 111th Foundation Day celebrations of the Zoological Survey of India। तो Zoological Survey ऑफ इंडिया का 111th जो है फाउंडेशन डे मनाया जा रहा था, विद एन इवेंट नेम्ड फोर्थ एनिमल टेक्सोनॉमी समिट। वहां पे जो है ये दो रिपोर्ट्स रिलीज करी गई। तो देखिए, अब इसमें की डेटा देखते हैं अपन। फॉनल एडिशंस, यानी कि जो एनिमल्स के रिगार्डिंग है वो उनका एडिशन देखते हैं। पहला तो 709 न्यू फॉनल एडिशंस हुए। और टोटल डॉक्यूमेंटेड फॉनल बायोडाइवर्सिटी कितनी है इंडिया में? अराउंड 1,05,953 स्पीशीज है। और फ्लोरल एडिशन, यानी कि जो प्लांट्स हैं उनके रिगार्डिंग कितना एडिशन हुआ? वो हुआ अराउंड 353। और स्टेट वाइज लीडर कौन है फोना में यानी कि एनिमल्स के रेस्पेक्टिव में कौन सा लीडर जो है जिसने सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज है उनको प्रोटेक्ट किया है और उसको हेल्प करी है ग्रो करने में, एक्सपेंड करने में? तो वो कौन है? केरला। सेकंड पे वेस्ट बंगाल, और थर्ड पे जो है वो है कर्नाटका। तो ये कुछ डेटा जो है अपन को ध्यान में रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि स्टेट पूछा जा सकता है कि हु टॉप द चार्ट्स विद न्यू एनिमल स्पीशीज। तो उसका आंसर क्या होगा? केरला, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड थर्डली कर्नाटका। और ये कुछ साइंटिफिक नेम है, अगर आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में आई डोंट थिंक कि डायरेक्टली आपसे ये पूछा जाएगा। बट फिर भी इन केस आपको रीड करना है तो प्लीज़ आप इसको रीड कर सकते हैं।
जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश किया गया था? जुलाई 1 1916 में, अंडर द MOEFCC. इट इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? इट इज हेडक्वार्टर्ड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल. और बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है 1890 में इस्टेब्लिश किया गया था. और ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम करती है. चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रेस रिलीज पे चलते हैं. नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन मनस, अ डिजिटल शील्ड अगेंस्ट ड्रग्स. एक PIB बैकग्राउंडर जो है सरकार ने रिलीज किया था, उसमें बताया था कि उन्होंने कैसे जो एक स्कीम, एक हेल्पलाइन है, नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन यानी कि मानस, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र. तो वो उन्होंने ये जो हेल्पलाइन है ये लॉन्च करी है टू कॉम्बैट द सब्सटेंस अब्यूज एंड ड्रग ट्रैफिकिंग. कब लॉन्च की गई थी? 2024 में 18 जुलाई को, अंडर द NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर. किसके साथ कोलैबोरेट किया था इन्होंने? डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ. ये कुछ डेटा दिया गया कि जैसे कि 3.1 करोड़ पीपल जो हैं अभी भी कैनबिस यूज करते हैं, 2.26 करोड़ जो लोग हैं वो ओपियोड्स यूज करते हैं, और 1.18 करोड़ लोग जो हैं सेडेटिव्स को एज ए ड्रग यूज करते हैं. तो ये अपन ने जो है अभी तक की सारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ और प्रेस रिलीज जो है कवर कर लिए. अच्छा, अब इसमें अपन दो चार MCQs जो हैं वो और अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है. हालांकि जो 50 MCQs हैं वो फ्री में आपके लिए अवेलेबल हैं सी रमन लूथरा क्लासेस के ऐप पे, बट फिर भी एक दो क्वेश्चन अपन यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है. तो अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे. NPCI ने पार्टनरशिप करी HSBC और JP मॉर्गन के साथ. तो इसमें पूछा जा रहा है किसके रिगार्डिंग, टू इनेबल विच फैसिलिटी. तो अपन ने एक पढ़ा था रियल टाइम फॉरेन एक्सचेंज. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. फिर अपन ने पढ़ा कि कैसे मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस मिला है रिसेंटली, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को. तो उसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए आप मुझे. आंसर होगा ऑप्शन बी, मेकॉन लिमिटेड. फिर वैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा और जापान का जो मिज़ू बैंक है उन्होंने किसके रिगार्डिंग टाई अप किया है अभी रिसेंटली, MOU साइन किया है. तो उसका आंसर क्या होगा? क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशन फाइनेंसिंग. फिर अपन ने पढ़ा कि कैसे तेलंगाना में सदर्न बर्ड विंग जो है रिसेंटली रिपोर्ट करी गई. तो उसका जो कौन सी लोकेशन थी, कौन सी टाइगर रिजर्व में जो ये है स्पॉट की गई थी, उसका आंसर क्या है? जल्दी से आप ऑप्शन देखिए और मुझे बताइए. तो इसका आंसर है अमराबाद टाइगर रिजर्व. ये अपन ने पढ़ा था अभी. तो ऐसे जो MCQs है ना ये आपको अटेम्प्ट करने होंगे, क्योंकि आप देखेंगे ना, जब भी आप एक बार न्यूज़ पढ़ लेते हैं उसके बाद जब आप MCQs तुरंत अटेम्प्ट करेंगे तो वो जो इन्फॉर्मेशन है ना आपके ब्रेन पे एज इट इज़ इम्प्रिंट हो जाएगी. तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी एग्ज़ाम में अपनी प्रेपरेशन करते हो, जब भी आप वो, चाहे आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में बिल्कुल पता नहीं हो, लेकिन जब भी आप वो क्वेश्चन देखेंगे या उसको पढ़ेंगे ना, तो आपके ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो क्लिक हो जाएगा और आपको उन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये मैंने सुना हुआ है, ये मुझे आता है, इसका मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है. तो आपको अगर वो क्वेश्चन के बारे में कुछ आइडिया भी नहीं होगा ना, तब भी आपको जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ गट आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा. और अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए कीजिए टू सी ए रमन लूथरा क्लासेस. और अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में जिसमें अपन डिस्कस करेंगे 4 जुलाई 2026 के करंट अपडेट्स. ये PDF और जो ये लेक्चर्स हैं और MCQs हैं ये रेगुलर बेसिस पे आपको सी रमन लूथरा क्लासेस के ऐप पर मिल जाएंगे.
तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है विद रिस्पेक्ट टू दी एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट और एनी अदर जनरल अवेयरनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आप मुझसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और ये डेली बेसिस पे अगर आप मेरे साथ कवर करते हुए चलेंगे जनरल अवेयरनेस, तो बहुत बेटर होगा आपके लिए। क्योंकि जनरल अवेयरनेस ऐसा सब्जेक्ट है, इसका कोई एंड नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसको महीने के बाद एक महीने की एक साथ कवर कर लूंगा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है आपके दिमाग से छूट जाएगी और आपको याद नहीं रहेगी। ठीक है। तो ऐसा मत करिए, डेली बेसिस पे रिवाइज करिए, डेली बेसिस पे आप मेरी क्लास अटेंड करिए, एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट कीजिए और ये पीडीएफ जो है उसको भी रीड कीजिए, तब जाके आपका जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस क्लास। टाटा, बाय बाय, एंड कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड।